अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर इम्तियाज़ हबीब। आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक और कमेंट लाजमी करें। जब हम इस बल्ब को इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करने की वजह से ये बल्ब ऑन हो जाता है, यानी कि चार्ज इस बल्ब में से फ्लो करते हैं। लेकिन इस बैटरी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो इस बल्ब में से करंट फ्लो करवा रही है? इस पावर को हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बैटरी की इस ईएमएफ को हम इस वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। जब हम इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि इस बैटरी के पास 12 वोल्ट ईएमएफ है जो करंट फ्लो करवा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जब एक मैग्नेट को एक कॉइल के क्रॉस मूव किया जाता है तो इस कॉइल में से एक करंट फ्लो करता है जो इस लाइट को ऑन कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि करंट को फ्लो करने के लिए ईएमएफ चाहिए, तो फिर हम ये कहेंगे कि मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से ईएमएफ बनी है जिसने करंट फ्लो करवाया है, और इस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आते हैं तो इसकी बहुत सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से गुजरती हैं, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो कोई भी फील्ड लाइन कॉइल में से नहीं गुजरती और हम कहते हैं कि फ्लक्स जीरो है। अगर हम इस मैग्नेट को बहुत कम टाइम में मूव करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम तक, तो वोल्टमीटर में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और जब हम इस मैग्नेट को बहुत ज़्यादा टाइम में फ्लक्स को मैक्सिमम से ज़ीरो तक चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ईएमएफ बहुत कम इंड्यूस हो रही है। Means that induced EMF is inversely proportional to the time interval in which the flux is changed. जब हम एक वीक मैग्नेट को कॉइल के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है। Hence EMF is also depends upon the strength of the magnet, which is represented by B. अब अगर हम मैग्नेट को बदलने की बजाय इसका एंगल चेंज करें तो फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसका मतलब है ईएमएफ कोज एंगल पर डिपेंड करती है। पहले 3 फैक्टर्स के लिए हमने कॉइल को चेंज नहीं किया, इसलिए अब हम कॉइल को चेंज करके देखते हैं कि कब ईएमएफ ज़्यादा और कब ईएमएफ कम इंड्यूस होगी। इस कॉइल में कॉपर वायर की नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो जब इसके पास मैग्नेट को मूव करेंगे तो बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इस कॉइल में पहले की निस्बत नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो जब इस कॉइल के पास मैग्नेट को मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसका मतलब है ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। अब अगर हम ज़्यादा एरिया वाले कॉइल के अक्रॉस मैग्नेट को मूव करेंगे तो इसमें ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अब अगर हम कम एरिया वाले कॉइल के अक्रॉस मैग्नेट को मूव करते हैं तो इसमें बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसका मतलब है ईएमएफ एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइनली अगर हम इन सब फैक्टर्स को एक ही जगह पर लिखें और इनको कंबाइन करें तो हमें इंड्यूस ईएमएफ का ये रिलेशन मिलेगा। गौर से देखने पर हमें नज़र आएगा बी ए कोस थीटा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पर हम डेल्टा फाई लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन में एप्सिलॉन का सिंबल हम इंड्यूस ईएमएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने से पैदा होती है। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, या कॉइल का एरिया चेंज होगा, या एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? क्या इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? और सेकंड पार्ट ये है, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? और क्या इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो हम कहेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सी दैट इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड पार्ट था, उसने पूछा क्या करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस, इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ऑफ ओहम लॉ, करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
यहाँ पे ई क्या है, ये ईएमएफ है, ये हमने वोल्टेज की जगह पे हमने वी की जगह पे हमने ईएमएफ लगाना है। करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे दिस शो दैट इंड्यूस करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज लेस देन करंट विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 2, a square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is an EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आपके पास एक एक लूप है और इसका जो नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और आपने इसको इसी तरह मूव करवाते रहना है कि ये नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता रहे। तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो हम देखते हैं ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो जब ये लूप हम इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी और फ्लक्स हमारा जो कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स की जितनी वैल्यू है ये उतनी ही रहेगी और हम कहेंगे कि फ्लक्स में जो चेंज है वो ज़ीरो है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, हमारे पास ईएमएफ क्या आ जाएगा? ज़ीरो आएगा और हम कहेंगे कि इस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज from above into a vertical bar magnet. View from above, does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब एक रिंग को रिलीज किया जाएगा ऊपर से और एक मैग्नेट के ऊपर उसको फेंका जाएगा तो क्या इसमें जो फ्लक्स के चेंज होने से हमें मालूम है कि इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस हैं इसके एरिया के अंदर से गुजरेंगी। तो जब इसके एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल का और हम देखेंगे कि इस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगा। क्या वो करंट जो है, क्या वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस रिंग के अंदर, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में? अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द कॉज विच प्रोड्यूस इट। लेंज लॉ कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने ऐसी लेनी है जो अपने ही काज को अपोज करेगी। रिंग ने डाउनवर्ड मूव करना है, इसकी मोशन हो रही है नीचे की तरफ, इस वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा। इसकी मोशन जो है वो कब अपोज होगी? जब इस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसका जो नॉर्थ पोल है जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा और इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो तब ही ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो लेंज़िस लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हमने वो हमेशा वही लेनी है जो अपने काज को अपोज करे। अब किस वजह से करंट इंड्यूस होगा? फ्लक्स चेंज होने की वजह से। और फ्लक्स क्यों चेंज होगा? जब ये रिंग नीचे आएगी, जब ये रिंग नीचे आएगी तो इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो जब इस रिंग का फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें करंट हमने वो उस डायरेक्शन में लेनी है जो अपने काज को अपोज करेगा। नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेट का इस तरफ है, तो इस रिंग के अंदर जो करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से भी बच्चों हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है और तो इसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ और साउथ पोल इस रिंग का ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये इस तरह होगा तो नॉर्थ नॉर्थ को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हम राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर बताएंगे तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Question number 5, does the induced EMF always act to decrease the magnetic flux through a circuit? क्या जो induced EMF है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए एक्ट करता है? No, because according to Lenz's law, the induced EMF is always such as to oppose a cause which produce it. हमने लेंज़िस लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने ही काज को क्या करता है? अपोज करता है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस देन इंड्यूस ईएमएफ विल एक्ट इन सच अ वे टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे देन इंड्यूस ईएमएफ विल एक्ट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ उसको इंक्रीज करने की भी कोशिश करेगा। तो मतलब दोनों काम होने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा कि क्या हमेशा डिक्रीज ही करता है? नहीं, डिक्रीज के अलावा इंक्रीज भी करता है। सो इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस हैं तो आपने भी वो छोड़ देने हैं, पेपर के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पेपर की तैयारी करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू पोजीशन फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इन द लूप? आप एक लूप ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह से रखें कि उसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस ना हो। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से रखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेक्टर एरिया है ये इनका 90 एंगल बनेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कोस थीटा। अगर हम थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू वो 0 होती है। कोस 90 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास जो फ्लक्स में जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर हम फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ ज़ीरो आएगा। और इसका मतलब है जब हम एक एक लूप को, अगर हम वाइड इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो हमारे पास जो बी और ए के दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री आएगा। वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान 90 डिग्री, और हमारे पास जो है ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक प्लेन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, एक जहाज जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसके जो टू विंग्स हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो इसमें से किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? जो ईस्ट की तरफ है या जो वेस्ट की तरफ है, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हमने बताना है। हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो आप पिछले चैप्टर की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन की लाजमी देखें, आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल व्हेन प्लेन फ्लाई ड्यू नॉर्थ, जब एक प्लेन नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। जो इस प्लेन के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर जो फोर्स है वो वेस्ट की तरफ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड रूल से, तो वेस्ट की तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो वेस्ट वाला जो विंग टिप है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Hence, therefore, its west wing tip become positive charge. Question number 10. Show that EMF and rate of change of flux have same unit. इन दोनों की यूनिट सेम है, ये हमने प्रूव करनी है। ईएमएफ का यूनिट होता है जूल डिवाइडेड बाय कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। अब हमारे पास दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या होगा? जो हमें मालूम है कि जो फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर होता है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और जबकि टाइम का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो है सेकंड। अच्छा बच्चों, ये जो वेबर है ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पे। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे, वेबर की जगह पे न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, और ये हमारा सेकंड ये वैसे ही हम नीचे लिख देंगे। बच्चों न्यूटन मीटर जो है ये जाउल के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जाउल के। और एम्पेयर सेकंड किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कूलम के। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे, न्यूटन मीटर की जगह पे लिखेंगे ऊपर जाउल और नीचे हम क्या लिखेंगे? कूलम। ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैव सेम यूनिट्स। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने से पहले इस एनिमेशन को देखें। इसमें एक हमारे पास डीसी जनरेटर है जिसकी कोयल को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और जब ये रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसका फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिसकी वजह से हमें करंट मिलता है और ये बल्ब ऑन हो जाता है। जबकि ये इस दूसरी एनिमेशन में आप देखें कि इसके अंदर हमने इस ऑयल के साथ हमने एक सेल यानी कि बैटरी लगाई हुई है, और ये इसको करंट देगी जिसकी वजह से टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क लगने से ये कोयल रोटेट करेगी, तो इसे कहते हैं डीसी मोटर। ठीक है, तो ये मोटर का काम है कोयल को घुमाना, करंट लेगी बैटरी से और कोयल जो है वो रोटेट करेगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। जबकि हमारे पास ये जो जनरेटर है, जनरेटर के अंदर क्या होता है? जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी, हम मोशन देते हैं, कोयल को रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब करंट मिलता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर। जब एक इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है, जो दीवार के अंदर सुराख करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब इसको हम यूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को, इसकी मोटर को, क्या ये एक्ट करेगी एज अ जनरेटर? क्या ये जनरेटर का काम भी करती है? तो हमने देखा था कि जब हम एक मोटर के अंदर एक बैटरी से हम करंट देते हैं और वो करंट क्या करता है? इस कोयल को रोटेट करेगा टॉर्क लगने की वजह से। तो ये जब कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होने से एक बैक ईएमएफ भी पैदा होता है। तो हम कहेंगे कि मोटर जो है वो जनरेटर का काम भी करती है, क्योंकि इसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब आंसर को इस तरह से लिखेंगे, यस एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग, जब हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं, इट्स आर्मेचर जो इसकी कोइल्स है इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी कोइल्स जो है वो टॉर्क लगने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती हैं। आगे रीजन भी दी हुई है, अ टॉर्क एक्ट ऑन दी आर्मेचर, टॉर्क लगता है आर्मेचर के ऊपर। ठीक है, इसलिए उसकी कोइल्स क्या करी? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू द आर्मेचर। तो इसी टाइम वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एंड इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कैन अ डीसी मोटर बी टर्न इनटू डीसी जनरेटर? क्या डीसी मोटर डीसी जनरेटर में टर्न मतलब चेंज की जा सकती है? व्हाट चेंजेस रिक्वायर्ड? तो इसके लिए कौन सी चेंजेस करनी पड़ेंगी? ठीक है, डीसी मोटर को हमने डीसी जनरेटर में कैसे चेंज करना है? इस एनिमेशन को देखें।
आपने क्या करना है, इस सेल को, इस बैटरी को उतार देना है और इस जैसे कि यहाँ पे आप देखें, इस यहाँ पे इसी जगह पे हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया है, यानी कि एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। और इस कोयल को अब रोटेट हमने क्या करना है, खुद करना है, मैकेनिकली रोटेट करवाना है। तो ये हमारी जो मोटर है, डीसी मोटर है, वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो गई है। बस इतना, ये हमने चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। यस, if battery from DC motor is removed and connect these terminals to external circuit. Now if the coil armature of the motor is rotated by some external mechanical source, means then DC motor is converted into DC generator. तो बस आपने एक बैटरी उतार के आपने उसको कनेक्ट करना है एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, और आपने कोइल्स को मैकेनिकली रोटेट करना है, तो आपकी ये जो मोटर है डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ एरिया ऑफ द लूप and the magnetic field passing through the loop and still not have induced EMF in the loop? क्या ये पॉसिबल है कि हम एरिया भी चेंज करें और हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करें, लेकिन फिर भी EMF जो है उसमें इंड्यूस ना हो, EMF ज़ीरो हो? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? हमें मालूम है फ्लक्स इक्वल होता है बी ए के। अगर हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास बी और ए, इसको हम इस तरह से चेंज करें कि हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बस ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो वेक्टर एरिया आप इसको इस तरह से चेंज करें कि जो आपका प्रोडक्ट बी है, बी ए ये कांस्टेंट रहे, बी ए जो है ये क्या रहे, कांस्टेंट। तो अगर बी ए कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब है आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज जीरो रहेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आपने ये बताना है कि अगर फ्लक्स में चेंज हमारा जीरो है, ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब है नो ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप। क्वेश्चन नंबर 14, can an electric motor be used to drive an electric generator with the output from the generator being used to operate the motor? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन की सेंस ये है कि वो कह रहा है कि आप एक इलेक्ट्रिक मोटर लें और इससे क्या आप एक जनरेटर को ऑन कर सकते हैं, क्या आप जनरेटर चला सकते हैं एक मोटर से, और फिर जनरेटर से जो आउटपुट आए, यानी कि जनरेटर से जो करंट हमें मिलेगा उसको आप दोबारा मोटर को दे दें। तो इसकी जो आउटपुट है वो आप क्या करें, आउटपुट मतलब जो करंट है इसका वो आप मोटर को लगा दें और मोटर ऑन हो जाए, और मोटर से फिर आप उसको जो मैकेनिकल एनर्जी मिले वो जनरेटर को दें और उसकी कोयल घूमे और दोबारा आप इसकी आउटपुट को मोटर को दे दें। क्या ये सिस्टम आपका चल सकता है? आपने इसका आंसर करना है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ इट इज़ पॉसिबल दैन इट इज़ अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम without getting energy from external source, and this is the against the law of conservation of energy। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब ये खुद से चलने वाला एक सिस्टम बन जाएगा, मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे और ये दोनों सिस्टम खुद ब खुद चल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।